बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त नंबर 337 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये सुरमा को गलत हरकत नहीं कर सकेगा। अब उसका इशारा वाज़े तौर पर फैसल की जानिब था। तुम टेप रिकॉर्डर और केस ले आओ, मैंने शहजाद से कहा, ताकि हम अपना अहम काम शुरू कर सकें। मेरे ख्याल में अब ये बोलने के काबिल हो गया है। इस बंगले में फ़ोन तो मौजूद था, लेकिन मैं दानिस्ता चौधरी नवाज़िश अली को फैसल की आवाज़ बराह रास्त सुनवाना नहीं चाहता था। उसके लिए ये रिकॉर्डेड झलकियां ही काफ़ी होती। अगर वो ज़्यादा जिद करता तो फिर बाद की बात बाद में देखी जाती। इस बंगले के आसपास दूर दूर तक कोई और बंगला नहीं नजर आता था, लेकिन मिनास बाकर ने अपने ताल्लुकात और इख्तियारात इस्तेमाल करके इस अधूरे बंगले में भी फ़ोन की सहूलत हासिल कर ली थी। ताल्लुकात और इख्तियारात एक तरह से हल मुश्किलात होते हैं, जो हर नामुमकिन को चुटकी बजाते में मुमकिन कर दिखाते हैं। अनायतुल्लाह बाजवा ने मुझे बताया, कराची पहुंचने के बाद उसने फैसल को चंद घूंट पानी भी पिलाया था। मैंने दोबारा उसे थोड़ा खिलाया पिलाया ताकि वो बात करने के काबिल हो सके। उसमें जरा तवानाई आई तो वो नफरत अमेज नजर से मुझे घूरने लगा। मैंने उसके पूरी तरह बहाल होने का इंतजार किया, फिर टेप रिकॉर्डर में केस लगाकर रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। फैसल बेबसी और लाचारी की इंतहा को पहुंचा हुआ था। तब उसकी रगों में चौधरी नवाज़िश अली का खून दौड़ रहा था। ज्यादा उसकी फुनकार में कोई कमी ना आई। आवाज धीमी मगर तनतना वही था, फिरौनियत का गुमाद और अपने सामने किसी को कुछ ना समझने वाला। वो धमकी अमेज लहजे में बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं वजदान, तुम्हारी इस हरकत का कितना भयानक नतीजा सामने आएगा। मैंने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुन रखा है हरकत में बरकत है, इसलिए मसरूफ रहने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक किसी भयानक नतीजे की बरामद का ताल्लुक है तो मुझे यकीन है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही भयानक होगा। वो चंद में की ना तो नजर से मुझे देखता रहा, फिर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हारी बहादुरी और शुजात के बहुत से किस्से सुने हैं, लेकिन तुम्हारे रवैये को देखकर लगता है वो सब झूठे फसाने थे। तुम दर हकीकत बहुत ही बुज़दिल हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो वालिद साहब का जिक्र छेड़कर मुझे ताऊ दिलाना चाहता था, लेकिन मैं उसकी चाल में ना आया और कहा, तुमने मेरे किस रवैये से अंदाजा लगाया कि मैं बुज़दिल हूँ? क्या तुम इसे बहादुरी समझते हो कि मुझे हनी जंजीरों में जकड़ कर खुद को फाते तस्वुर कर रहे हो? वो तंजिया लहजे में बोला, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो फिर मेरे हाथ पाँव खोल कर देखो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल बहादुरी क्या होती है। तुम्हें चीर फाड़ कर ना रख दिया तो मेरा नाम फैसल नहीं। उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए वालिद साहब के बाद मेरी वालदा का जिक्र किया था, लेकिन मैं उसकी चाल समझ रहा था, इसलिए कहा, मैं तुम्हें अपनी बहादुरी आजमाने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं। दरअसल मेरे नजदीक ऐबी जानवर की ना तो कुर्बानी जायज है और ना ही लाचार दुश्मन पर हाथ उठाना। मैं लाचार और बेबस नहीं हूँ। वो पूरी डिठाई से बोला, मुझे आजाद करके देख लो, मैं 2 मिनट में तुम्हें छट्टी का दूध याद दिला दूंगा। मैंने मुतहम्मल लहजे में कहा, अगर तुम बेबस और मजबूर नहीं हो तो फिर खुद आजाद हो जाओ। उसने मुझे एक गलीज गाली दी। उसकी इस हरकत पर शहजाद ने उसे धनक कर रख दिया। मैंने फौरन शहजाद का हाथ रोक लिया और फैसल की आंखों में देखते हुए सफाकी से कहा, मैंने तुम्हारी ये गीदड़ बबकियां सुनने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की। अगर तुम इस केस के जरिए अपने बाप के लिए कोई पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो मुख्तसर अल्फाज में वक्त हो, वरना मैं टेप बंद कर दूंगा। वो एक मुत्तलिकुल लनान चौधरी का इकलौता बेटा था। आज तक किसी ने इस लहजे में उसे बात नहीं की होगी। मेरे अंदाज पर वो तिलमिला कर रह गया और बेदरीग मुगल्लदात पर उतर आया। मैंने 15-20 सेकंड तक उसकी बेहुदा गोई को रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग खत्म करते हुए कहा, तुमने इस मोहलत को अपने खानदानी पस मंजिर को उजागर करने में जाया कर दिया है। तुम्हारी ये बकवास जो भी सुनेगा यही कहेगा कि तुम बहुत ही घटिया और कमीने हो। मैंने चंद लम्हात के लिए तवक्कुफ किया, फिर संजीदगी से कहा, मैं इस 15-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग को छोड़कर बाकी केस साफ कर दूंगा और तुम्हारे बाप को यही हिस्सा सुनाऊंगा। हो सकता है जलालत के मैदान में वो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा हो। इस केस को सुनने के बाद उसे पता चलेगा कि तुम उससे 4 हाथ आगे हो और मैं चौधरी को यह बावर कराने में खासी आसानी महसूस करूंगा कि अगर उसने मेरा मुतालबा पूरा ना किया तो उसके बेटे को किस दर्दनाक आजाब से गुजरना होगा। अभी तो तुमने सिर्फ भौंकना शुरू किया है। मैं तुम्हें इस कदर आजिज कर दूंगा कि तुम काटने पर उतर आओगे और काटोगे भी खुद को और नोचोगे भी खुद को। उसके मुंह से एक मरतबा फिर गालियों का गटर उबलने लगा। मैं उसे गार्ड सुहेल के रहम करम पर छोड़कर शहजाद के साथ उस कमरे से निकल आया। एक दूसरे कमरे में आने के बाद मैंने उससे कहा, शहजाद, मैंने फैसल को आहनी जंजीर का पाबंद बनाकर बेबस कर दिया है। उस कमरे में 2-4 कदम से ज्यादा हरकत नहीं कर सकता, और वो भी एक महदूद हिस्से में। इस बात की उम्मीद तो नहीं कि वो खुद को आजाद करा लेगा या किसी किस्म की गड़बड़ फैलाएगा, लेकिन मैं सिर्फ एक गन बरदार पर तकिया नहीं कर सकता, जबकि मैं सोहेल की सलाहियत से पूरी तरह वाकिफ भी नहीं था। मैं ये चाहूंगा कि तुम खमा वक्त यहाँ मौजूद रहो, कम अज कम उस वक्त तक जब तक मैं चौधरी नवाज़िश अली से मुज़ाकरात नहीं कर लेता। ठीक है, मैं ये कर लूंगा, शहजाद ने कहा। हम फैसल के सिलसिले में किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैंने कहा, आज की रात मैं तारिक रोड वाले फ्लैट पर गुजारूंगा और तुम्हें रिलीफ देने के लिए कल यहाँ आ जाऊंगा। तुम कल का पूरा दिन आज़ादाना गुजारना और इसी दौरान में ज्यादा वक्त उस काम को देना जो फ़ाज़ से मुतल्लक है। शहजाद को मेरी ये तजवीज़ पसंद आई। पूछने लगा, फैसल के बारे में कोई खास हिदायत? मैंने ताकीदी अंदाज में कहा, उसे कभी बेबस और कमजोर ना समझना।
ब्लैक बेल्ट सेकंड डान किसी भी वक्त कोई चमत्कार दिखा सकता है। तुम्हें हर वक्त चौकन्ना और चौकस रहना होगा। ये उल्टी सीधी बकवास करके तुम्हें तैश दिला सकता है। ऐसी सूरत में तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना और उसके करीब जाने की कोशिश ना करना। यही हिदायत गार्ड सुहेल के लिए भी है। फैसल से हर चाल की तवक्को की जा सकती है। मैं चंद सानियों के लिए खामोश हुआ। शहजाद पूरी तवज्जो से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, बस आज की रात अहम है। कल रात से पहले मैं बाजी को पलट दूंगा। चौधरी नवाज अली को मेरे सामने घुटने टेकना होंगे। अगर इस नाजुक मौके पर उसने किसी हट तरमी का मुजाहरा किया तो वो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। फिर मैंने शहजाद को फैसल के खाने पीने के बारे में चंद जरूरी बातें बताई और गहरी संजीदगी से कहा, फैसल हमारे लिए और चौधरी नवाज अली के लिए बहुत कीमती है, इसलिए इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर चौधरी की अकल में मेरी बात आ जाती है तो हमें फैसल को सही और सालम वापस करना होगा। इसकी तंदुरुस्त वापसी से साहिल का उसूल मुंसलिक है। मैं अपनी साहिल को कोई गजिंद पहुंचते हुए नहीं देख सकता। शहजाद मानी भरे अंदाज में सर को इस बाती हरकत देने लगा। वो मिनाज बाकर का मोतमिद खास था और बहुत करीब भी था, इसलिए साहिल वाला मामला उससे छुपा हुआ नहीं था। मजीद चंद मिनट वहां गुजारने के बाद मैं जरगुल के साथ उस बंगले से निकल आया। शहजाद ने बहुत इसरार किया कि वो मुझे फ्लैट पर छोड़ आता है, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी और कहा, हम दोनों में से किसी एक का हर वक्त यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। मैं थोड़ा पैदल चलूंगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ये इलाका मेरा देखा हुआ है, थोड़े फासले से मुझे टैक्सी मिल जाएगी। मैं डिफेंस सोसाइटी की इस गैर आबाद फेज में सिर्फ एक मरतबा पहले आया था, लेकिन उस इलाके का नक्शा बड़ी हद तक मेरे जहन में महफूज हो चुका था। मैं जरगुल के साथ चलते हुए एक कुशादा सड़क पर निकल आया। इसी दौरान में एक दो खाली टैक्सियां हमारे करीब से गुजरी, लेकिन मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की तो जरगुल खामोश ना रह सकी। कहाँ तक पैदल चलाओगे वहीदान? उसने धीमे लहजे में इस्तफसार किया। मैंने बड़ी गहरी नजर से उसे देखा और कहा, क्यों, क्या पैदल चलने में कोई दिक्कत महसूस कर रही हो? ऐसी बात नहीं, वो जल्दी से बोली। मैंने पूछा, क्या तुम पहले भी कभी कराची आई हो? उसने नफी में जवाब दिया, ये पहला मौका है और खासा हंगामा परवर मौका है, तो फिर यहाँ के इलाकों और रास्तों को अच्छी तरह से नशीन करने की कोशिश करो। मैंने अंधेरे में दूर तक देखते हुए कहा, मैं भी ये चहलकदमी इसी मकसद से कर रहा हूँ। वो चलने में मेरे खाम कदम खामोशी से चलती रही। फिर उसने पूछा, क्या तारक रोड तक हम यूं ही चहलकदमी करते हुए जाएंगे? टावर से डिफेंस सोसाइटी के उस बंगले तक आने के दौरान में हमारे दरमियान इब्तदाई गुफ्तगू हो चुकी थी और मैंने जरगुल को बताया मैं तारक रोड पर एक फ्लैट में रुका हुआ हूँ। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, तारक रोड यहाँ से खासा दूर है, वहां तक पैदल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। अब जो भी टैक्सी नजर आएगी हम उसमें बैठ जाएंगे। आइंदा 10 मिनट में कोई टैक्सी हमारी निगाह में ना आ सकी और चहलकदमी का शौक जी भरकर पूरा हो गया। फिर हम एक येलो कैब में बैठकर वहां से रवाना हो गए। जब हम तारक रोड पहुंचे तो रात के 9:15 बजे थे। फ्लैट पर जाने से पहले मैंने डिनर करना जरूरी समझा और जरगुल को लेकर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुस गया। इस वक्त तारक रोड पूरी तरह जाग रहा था और हर तरफ रंगो रोशनी का एक सैलाब सा आया हुआ था। तारक रोड बुनियादी तौर पर शॉपिंग सेंटर का इलाका था। ये मार्केट खासी देर से खुलती है, इसलिए रात गए तक खुली रहती है। जिन इलाकों में शॉपिंग के लिए आने वालों का रश हो वहाँ रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के दीगर अस्पार्ट्स की बहुत बहुतात होती है। कराची वालों की ये मिजाज है कि वो शॉपिंग को एक तफरीह समझ कर करते हैं और खुर्दो नोश हर तफरीह का लाजमी जुज़ है। हम जिस रेस्टोरेंट में डिनर करने आए थे वहाँ सेल्फ सर्विस का सिस्टम था, चुनाचे मैंने जरगुल से उसकी पसंद दरियाफ्त की और उसे एक मेज पर छोड़कर खुद काउंटर की जानी पड़ गया। काउंटर पर लोगों के जिमे गफीर को देखकर लगता था आज पूरा कराची यहीं डिनर करेगा। मैं अपना ऑर्डर नोट करवाने के लिए आदाई काउंटर की जानिब आया तो लोगों के हुजूम में एक शनासा चेहरे को देखकर चौंक उठा। वो फवाद था और अकेला नहीं था, उसके साथ एक माँ जबीब भी थी और वो अभी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए ही थे। एक लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया फवाद की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, वरना वो इतने इत्मीनान में ना रहता। कुलिसा ने जोर वाले फ्लैट में जिस तरह मैंने उसकी दुर्गत बनाई थी वो उसके लिए नाकाबिले फरामोश थी। शहजाद की तहकीक के मुताबिक आजकल वो गार्डन ईस्ट के एक फ्लैट के चक्कर लगा रहा था और रेस्टोरेंट में आने का सिर्फ एक ही मकसद था, वही जिस मकसद से हम वहां पहुंचे थे। फवाद अपनी साथी से सरगोशियां करने लगा तो मैंने उन्हें निगाह में रखते हुए जरगुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो मुझे खाली हाथ देकर चौंकी, लेकिन उसके किसी सवाल से पहले मैंने कहा, हम इस रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर नहीं खा सकेंगे। वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगी। मैंने अपने पर्स में से कुछ रकम निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए मजीद कहा, मैं रेस्टोरेंट से बाहर फुटपाथ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मतलूबा खाना पैक करवा के बाहर आ जाओ। प्रोग्राम में इस तब्दीली की वजह बाद में बताऊंगा, खरियप समझ लो एक एमरजेंसी है। मेरे स्टाइल ने उसे बावर करवाया कि कोई गड़बड़ हो चुकी है या होने जा रही है। वो रकम पकड़कर फौरन काउंटर की तरफ बढ़ गई। मैं मुताद नजर से फवाद को तकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। ये गनीमत था कि वो मुझे नहीं देख सका था, वरना सूरत-ए-हाल खासी तब्दील हो जाती। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद मैंने दाखिली दरवाजे को निगाह में रखते हुए किसी टैक्सी की तलाश शुरू कर दी। जल्दी मुझे इस कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई। मेरे नजदीक एक टैक्सी आ रुकी, उसने 3 मुसाफिरों को ड्रॉप किया। मैं फौरन आगे बढ़कर ड्राइवर से मुज़ाकरात करने लगा। मुझे चंद घंटों के लिए तुम्हारी टैक्सी चाहिए, मैंने ड्राइवर से कहा। कहाँ जाएंगे?
अधेड़ उम्र टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, इसका फैसला मैंने अभी नहीं किया, कहीं भी चले जाएंगे। मैं टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए चौकन्ना नजर से रेस्टोरेंट के दरवाजे को भी देख रहा था। मेरे जवाब ने टैक्सी वाले को उलझा दिया। उसने कहा, कहीं भी चले जाएंगे क्या मतलब? मैंने एक फौरी बहाना तराशा। वो दरअसल बात यह है कि इस वक्त मैं अपनी एक दोस्त के साथ हूँ, वो रेस्टोरेंट से खाना लेने गई है। हम तुम्हारी टैक्सी में बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद सड़कों की सैर करेंगे और बस। टैक्सी ड्राइवर ने मानी खेज अंदाज में गर्दन हिलाई और कहा, ठीक है, मीटर से जो बने दे देना। वो मुझे कोई मन चला समझा होगा जो गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर हो। मैंने कहा, मीटर के हिसाब से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुमकिन है रास्ते में हम कहीं रुक भी जाएं, इस सूरत में तुम्हें टैक्सी रोकना होगी और तुम्हारा मीटर भी रुक जाएगा, क्योंकि इसका चलना और रुकना तो पहिए का मरहून मिन्नत है। वो गहरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, ठीक है, फिर हम फी घंटा तय कर लेते हैं, लेकिन एक बात बता दूं, आप मुझे किसी सुनसान या अंधेरी जगह पर टैक्सी रोकने को नहीं कहोगे। मैं उसकी बात को बड़ी वजाहत के साथ समझ रहा था। वो हमें कोई ऐसा जोड़ा तस्वुर कर रहा था जो डेट पर हो और राजो न्याज के लिए उन्हें कोई मुनासिब जगह मयसर ना हो। वो इस मकसद के लिए टैक्सी को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हों। मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा, तुम जो कुछ समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं टैक्सी को बाहर होने को रोशन मुकाम पर रुकवाऊंगा, तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं। वो जी हाथ पांव बचाकर काम करना पड़ता है ना। टैक्सी ड्राइवर इत्मीनान की सांस लेते हुए बोला, आजकल बड़ी सख्त चेकिंग हो रही है, आप लोग तो कुछ दे दिलाकर जान छुड़ा लोगे, मैं गरीब बेचारा मारा जाऊंगा। वो मेरी दिन भर की कमाई पर खास साफ कर जाएंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा किया, आप बैठो, अल्लाह मालिक है। ड्राइवर के इस मुख्तसर से तजर्बे से मुझे अंदाजा हुआ वो एक बातूनी शख्स था। बहरहाल हमारे दरमियान वो 200 रुपए फी घंटा पर मामला ठहर गया। उसी वक्त मैंने जरगुल को रेस्टोरेंट से निकलते देखा तो हाथ हिलाकर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। वो बैग खाना उठाए तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद हम दोनों टैक्सी की अकबी निशिस्त पर बैठे डिनर फरमा रहे थे। मैंने ड्राइवर को सुलह मारी तो उसने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि वो रात का खाना खा चुका था। मैंने खाने के दौरान में ये महसूस किया कि वो अकबी मंजिर दिखाने वाले आईने में हैरान नजर से चुपके चुपके हमें देख रहा था। उसे हैरान होना भी चाहिए था। हम एक मुअज़्ज़ज़ और आरामदेह रेस्टोरेंट के माहौल को छोड़कर इसकी टैक्सी में बैठे खाना खा रहे थे। इसी दौरान में मैं एक लम्हे के लिए भी फुआद की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। वो लोग अभी तक रेस्टोरेंट से बाहर नहीं आए थे, जिसका मतलब था वो खाने के लिए अंदर ही बैठ गए थे। हम खाने से फारिग हुए ही थे कि फुआद अपनी साथी के हमरा रेस्टोरेंट से बाहर निकलता दिखाई दिया। मैंने टैक्सी ड्राइवर को मुखातिब करते हुए एक जानिब इशारा किया, उस जोड़े को देख रहे हो? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने मजीद कहा, तुम्हें उनका ताकुब करना है, लेकिन थोड़ा फासला रखकर, उन्हें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। अभी तक मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि फुआद वहाँ से अकेला ही रुखसत होगा या वो हसीना भी उसके साथ जाएगी। वो इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। वो कैसे वापस जाएंगे, अपनी गाड़ी में, किसी टैक्सी में या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेंगे। ताकुब वाली बात ने टैक्सी ड्राइवर को चौंका दिया। उसने बाव बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जनाब ये तो आप एक नई बात बता रहे हैं, इस हिसाब से तो 200 रुपए फी घंटा कम है। वो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर ही नहीं बल्कि खासा कारोबारी भी था। मैं उसकी नीयत को समझ रहा था। हालात का तकादा भी यही था कि मैं 10-50 के लिए बात को खराब ना करूं। 100-150 अगर ज्यादा देना पड़ते तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। अलबत्ता वो जी जान से खुश होकर मेरे अहकाम की तामील करता। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नाराज नहीं जाने दूंगा। फिर मैंने उसके दिली और ज़हनी इत्मीनान की खातिर इजाफा किया। बात दरअसल ये है कि वो लड़की मेरे एक अजीज की बेटी है जो उसकी वजह से बहुत परेशान है। उसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं मालूम करूं फरदाना किसके साथ और कहाँ जाती है। फिर मैंने जरगुल की तरफ देखते हुए मानी खेज अंदाज में कहा, आज इस ड्रामे का ड्राप सीन भी हो जाएगा। जरगुल ने इस मौके पर अक्लमंदी का सबूत दिया और मुझसे ये नहीं पूछा कौन सा ड्रामा और कैसा ड्राप सीन। मैंने अभी तक उसे प्रोग्राम की तब्दीली के बारे में कुछ नहीं बताया था। फरदाना के हवाले से मैंने टैक्सी ड्राइवर से जो गुफ्तगू की थी उस पर वो चौंकी जरूर थी, ताहम उसने कोई सवाल नहीं किया था। वो मसले और हालात के तकादों को निभाना जानती थी। वो समझ गई होगी मैं किसी खास मिशन पर हूँ। थोड़ी देर बाद ये ताकुब शुरू हो गया। फवाद से फैज शहराड में हमारी टैक्सी के आगे जा रहा था। ड्राइवर ने टैक्सी को महदूद और मोहतात फासले पर रखा हुआ था ताकि शहराड निगाह से ओझल ना हो और ना ही ताकुब का एहसास हो। फवाद मेरे लिए उम्मीद की किरण की मानंद था। मैं उस किरण की रोशनी में शोएब गोरी के करीब पहुंचने की कोशिश कर सकता था। शोएब ने दोस्ती की आड़ और दुश्मनी की बाढ़ में मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया था उसे सूद दर सूद वापस लौटाना जरूरी था और मैं इस अदाई का आगाज कर चुका था। कबीर शाह शोएब का दस्ते राज समझा जाता था। मैंने उसे अपा जी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया था और अब फवाद की बारी थी। अगर वो मुझे शोएब तक पहुंचाने का वसीला साबित ना हो सका तो उसका असर कबीर शाह से ज्यादा भयानक होता। यह तय हो जाने के बाद कि शोएब गोरी और उसकी नाम निहाद इस्लाही तंजीम CF के यहूदी लाबी के इशारों पर नाचती है, मैंने दिल में ठान ली थी कि इन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। ऐसे मुल्क दुश्मन और यहूद नवाज लोगों को नीस्तो नाबूद हो जाना चाहिए। शोएब गोरी एक नाजुक मामले में भी मेरा खुला दुश्मन था। उसने मुझे कमजोर बनाने के लिए
और झुकाने के लिए साहिल को अपने कब्जे में कर रखा था। उसे यकीन था मैं साहिल को ढूंढता हुआ उसके पास जरूर आऊंगा और वो मुझे शिकार कर लेगा। ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करता कि शिकारी कौन है और शिकार किसका हुआ। टैक्सी ड्राइवर ने बड़ी महारत से ताकुब जारी रखा और हम ब्रेटो रोड गार्डन ईस्ट की एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के पास पहुंच गए। ड्राइवर ने अपनी टैक्सी सफेद शेराड से खासे फासले पर एक गाड़ी के अकब में रोकी थी। मैंने देखा फवाद शेराड को उस बिल्डिंग के अंदर ले गया है। ये एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी। इससे जाहिर होता था वो वहाँ कुछ वक्त गुजारना चाहता है। बसूरत दीगर वो गाड़ी को बाहर ही छोड़कर अंदर जाता। खैर जब हम इसके ताकुब में थे तो इंतजार भी कर सकते थे। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने तनकीदी निगाह से उस इमारत का जायजा लिया। वो एक 6 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग थी। शहजाद अली मुझे बता चुका था फवाद यहाँ किसी गुलाम जिलानी नामी शख्स से मिलने आता था जो फ्लैट नंबर 402 में रहता था। फवाद के साथ एक हसीनो जमील दोशीजा को देखकर मैं मखमसे में पड़ गया। अगर ये मालूम हो जाता कि इस लड़की का फवाद से ताल्लुक था तो हालात ज्यादा वादे हो जाते। बहरहाल मेरे लिए फवाद इस लड़की से ज्यादा अहम था। आधे घंटे तक हम टैक्सी में बैठे इंतजार करते रहे। फिर हमारा इंतजार रंग ले आया और फवाद की सफेद शेराड बिल्डिंग से निकलती हुई नजर आई। गाड़ी के अंदर फवाद अकेला बैठा था। मैंने टैक्सी ड्राइवर को ताकुब का इशारा किया तो उसने टैक्सी को शेराड के पीछे लगा दिया। मैं गहरी सोच में था। लड़की को वहां छोड़ने का एक ही मतलब था कि उस लड़की का ताल्लुक 402 नंबर फ्लैट में रहने वाले गुलाम जिलानी से था और फवाद उसे ड्रॉप करके वापस जा रहा था। अब कुछ समझ में आने लगा कि फवाद की वहां आमदोशुद का क्या सबब था। टैक्सी ड्राइवर की आवाज पर मैं ख्यालात से चौंक उठा। वो पूछ रहा था आपके अजीज की लड़की फरजाना तो अपने घर पहुंच गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो आदमी उसे छोड़ने के लिए अंदर क्यों गया। और ना सिर्फ अंदर गया बल्कि उसने वहां अच्छा खासा वक्त भी गुजारा है। जबकि आपने बताया कि फरजाना चोरी छपे। तुम्हें ये किसने कह दिया कि फरजाना अपने घर पहुंच गई है? मैंने दुरुस्ती से कहा। उसका दखल मुझे नागवार गुजरा था, इसलिए सरजश जरूरी हो गई ताकि वो अपनी जबान को कंट्रोल में रखे। मैंने बरहमी से कहा इस बिल्डिंग में फरजाना की एक दोस्त रहती है। वो उसी दोस्त से मिलने का बहाना करके घर से निकली थी। हमेशा के वो दोस्त भी इस साजिश में शरीक है। टैक्सी ड्राइवर के लिए बस इतना ही काफी था। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं किया और सफेद शेराड का ताकुब करते हुए हम गुलशन इकबाल की हुदूद में दाखिल हो गए। हसन स्क्वायर से थोड़ा आगे आने के बाद फवाद ने गाड़ी को दाएं जानिब मोड़ दिया और सर्विस रोड पर आने के बाद वो मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब से एक गली में दाखिल हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने भी बैतुल मुकर्रम वाली गली में दाखिल होकर ताकुब के सिलसिले को टूटने नहीं दिया। फिर जब सफेद शेराड उस गली के तकरीबन आखिरी सिरे पर वाक़े एक अपार्टमेंट्स बिल्डिंग में दाखिल हुई तो मैंने जरगुल के कान में सरगोशी की। सफेद शेराड वाला मुझे अच्छी तरह पहचानता है। उसके बाद मैंने कदरे बुलंद आवाज में कहा दरदाना मैं यहाँ टैक्सी में बैठता हूँ, तुम देकर आओ वो शख्स किस फ्लैट में जाता है। सरगुल ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और कोई सवाल किए बगैर टैक्सी से बाहर निकल गई। चंद लम्हात के बाद वो बिल्डिंग में दाखिल हो गई। मेरे ख्याल में फवाद को गाड़ी पार करने में जितना वक्त लगता इस मोहलत में जरगुल उसके इंतहाई करीब पहुंच जाती। मैंने टैक्सी ड्राइवर की मौजूदगी में जरगुल को दरदाना कहकर मुखातिब किया था। ऐसा मैंने महज एहतियात के पेश नजर किया ताकि बाद में कोई पेचीदगी पैदा ना हो। मुझे ज्यादा देर तक जरगुल का इंतजार नहीं करना पड़ा। 10 मिनट बाद वो दोबारा मेरे पहलू में टैक्सी के अंदर मौजूद थी। मैंने इस तफसारिया निगाह से उसे देखा तो उसने इत्मीनान भरे अंदाज में सर को इस बाती जुम्बश थी। टैक्सी ड्राइवर बातूनी होने के साथ ही समझदार भी था। मेरे रवैये से उसने अंदाजा लगा लिया कि उसकी बेजा मुदाखलत मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने फवाद के हवाले से कोई बात नहीं की और पूछने लगा यहाँ रुकना है या वापस चलें। मैंने टैक्सी वाले को जवाब देने से पहले जरगुल की तरफ सवालिया नजर से देखा तो वो ठहरे हुए लहजे में बोली मेरा ख्याल है वो अब घर से नहीं निकलेगा। वो एक बंद फ्लैट का ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ है, जिसका मतलब है वो इसी फ्लैट में रात गुजारेगा। सरगुल का तजिया किसी तजर्बे का मोहताज नहीं था। ताहम मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा हम यहाँ 10 मिनट तक रुकेंगे फिर वापस चलेंगे। फिर आइंदा 10 मिनट तक कोई गैर मामूली बात सामने ना आई तो मेरे हुक्म पर ड्राइवर ने टैक्सी को वापसी के रास्ते पर डाल दिया। हसन स्क्वायर से तारक रोड ज्यादा फासले पर नहीं था। हम 10 मिनट में तारक रोड पर थे। ड्राइवर ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए खामोशी से टैक्सी उसी रेस्टोरेंट के सामने ले जाकर रोक दी जहाँ से उसने हमें उठाया था। मैंने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। रात के 10:50 हुए थे। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा हाँ भाई तुम्हारा क्या हिसाब बना। उसने जवाब देने से पहले अपनी कलाई पर बंधी हुई डायल वाली घड़ी में वक्त देखा और बोला मैंने आपके लिए 1.5 घंटा टैक्सी चलाई है, उसके 300 रुपए बनते हैं। आपने ऊपर से भी देने का वादा किया था, अब आपकी जो मर्जी। उसने गेंद मेरी कोट में फेंक दी तो मैं उसकी चालाकी पर मुस्कुराए बिना ना रह सका। मैंने सुन रखा था और किसी हद तक मुझे इसका तजर्बा भी था कि बेशतर टैक्सी ड्राइवर बेईमान होते हैं। हम 9:25 पर उसकी टैक्सी में बैठे थे और 10:50 पर हमारा सफर खत्म हो गया था। इस हिसाब से उसकी टैक्सी में गुजारा हुआ कुल वक्त 1 घंटा 25 मिनट बनता था। अगर वो 1.5 घंटा बता रहा था तो उसमें बेईमानी वाली कोई बात नहीं थी और फिर उसने मामला मुझ पर छोड़ दिया। मैंने अपनी खुशी से उसे 500 रुपए दिए और हम टैक्सी से बाहर आ गए। जो लोग बेईमान ना हो उनका ख्याल रखना चाहिए।
फ्लैट की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने जरगुल को फवाद के बारे में मुख्तसरन बताया ताकि उसका जहन साफ हो जाए। वो साहिल और शुएब घोरी के हवाले से चौधरी नवाज़ अली से होने वाली मेरी गुफ्तगू सुन चुकी थी, क्योंकि लाहौर में मैंने सद्दफ और जरगुल की मौजूदगी में चौधरी को फोन किया था, इसलिए उसे फवाद और CFK की बात समझने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ था। आखिर में मैंने उससे पूछा, तुमने फवाद को जिस फ्लैट में दाखिल होते देखा है उसका नंबर वगैरह तुम्हें याद है ना? मैंने टैक्सी वाले की मौजूदगी में तुमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। ये तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारी एहतियात पसंदी मुझे अच्छी लगी। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली। फिर बताया, वो बंदा फ्लैट नंबर 13D में दाखिल हुआ था। मैं बगैर किसी रहनुमाई के उस फ्लैट के दरवाजे तक पहुंच सकती हूँ। और तुमने बताया वो लॉक फ्लैट को खोलने के बाद अंदर दाखिल हुआ था। मैंने अपना इत्मीनान करना जरूरी जाना। जरगुल ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, वह जीने की आड़ में छुप कर खड़ी हो गई थी। फवाद नामी उस शख्स ने फ्लैट नंबर 13D के दरवाजे पर पहुंचकर पहले चौकन्ना नजर से इधर उधर देखा और फिर जेब से चाबी निकालकर उस फ्लैट का लॉक खोला। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैंने उसके अंदर दाखिल होने के बाद फ्लैट के दरवाजे पर जाकर उसका नंबर देखा। इसका मतलब है उस फ्लैट में अकेला ही ठहरा हुआ है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, और ये भी कि वो रात वहीं गुजारेगा। लगता तो ऐसा ही है, वो मेरी तायद करते हुए बोली। फिर पूछा, क्या आज उसकी गर्दन नापने का इरादा है? मैंने चौंक कर उसे देखा। वो अपनी बातों से बड़ी सरगर्म और वलवला अंगेज लगती थी। पिछले कुछ दिनों के तजर्बे ने जरगुल को मेरे साथियों में शुमार कर दिया था। अगर हमारे साथ सीटों वाला मसला पेश ना आ जाता तो मैं उसकी कराची आने वाली फरमाइश पर जरूर गौर करता। यह अलग बात है कि हालात के तकाजे ने आज़ाबाद सद्दफ का सफर भी मुलतवी कर दिया। मैंने जरगुल के सवाल के जवाब में कहा, अगर जरूरत महसूस हुई तो ये काम भी करना ही होगा। फिलहाल मैं सबसे पहले चौधरी नवाज़ अली से राब्ता करना चाहता हूँ। मिनास बाकर ने मुझे जिस फ्लैट में ठहराया था वो मजकूरा रेस्टोरेंट से ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा चंद मिनट में ही हम उस फ्लैट तक पहुंच गए। फ्लैट के अंदर अगर मैंने दाखिली दरवाजे को लॉक किया, फिर फ्रेश होने के बाद वॉशरूम में घुस गया। इस काम की गर्ज से जरगुल ने दूसरे वॉशरूम की राह ली। जब हम ताज़ा दम होकर वहां से निकले तो मैंने जरगुल से कहा, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तुम्हें नींद खूब सता रही है। टैक्सी से उतरने के बाद वो कई बार जमाइयां ले चुकी थी और अभी चंद साल पहले भी उसने इसी अमल को दोहराया था, इसलिए बेहतर होगा तुम दूसरे बेडरूम में जाकर आराम से सो जाओ। तुमसे मैं तफसीली बात सुबह करूंगा। उसने ऐसी नजर से मुझे देखा जिसमें शिकायत और खफगी यक वक्त शामिल हो। उसके साथ उसका हाथ मुंह को डांपने के लिए उठ गया। उसे एक जबरदस्त जमाई ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है भाईजान, मेरा ख्याल है मैं सो ही जाती हूँ, वो मखमूर लहजे में बोली। लेकिन अगर रात के किसी वक्त तुम्हारा मुहिम जोई का कोई प्रोग्राम बन जाए तो मुझे साथ ले जाना ना भूलना। अच्छा, इस बारे में मैं सोचूंगा। मैंने कहा, तुम पहले सो तो जाओ, बाद की बात में देखी जाएगी। वो मुझ पर एक भरपूर और मानीखेज नजर डालने के बाद बोली, क्या तुम हमेशा इतने ही मसरूफ रहते हो? हाँ, इत्तफाक से मैंने ऐसी ही किस्मत पाई है, मैंने मजाक के रंग में कहा। इसका मतलब है तुम खास से खुशकिस्मत हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने बड़ी गहरी बात की थी। वो मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर पूछने लगी, वैतान तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? मैंने पूछा, ये अचानक खड़े खड़े तुम्हें मेरी खफगी का ख्याल क्यों आ गया? मैंने कल सुबह लाहौर में जिस रवैये का मुजाहरा किया था उस पर तुम्हें नाराज होने का हक है, वो मादरत ख्वाना अंदाज में बोली। अचानक मैंने गाड़ी रुकवाई और तुम लोगों को छोड़कर एक तरफ चल दी। मैंने कहा, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, मुझे तो तुमसे वाकई नाराज होना चाहिए था। ये क्या हरकत की थी तुमने, और उससे बड़ी हरकत ये कि लाहौर से कराची पहुंच गई हो। हरकत में बरकत है, वो फलसफियाना अंदाज में बोली। थोड़ी देर पहले यही सबक तुम फैसल को भी पढ़ा रहे थे, क्या मैं गलत कह रही हूँ? वो जो हवाला दे रही थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मैंने कहा, अब खुद ही वजाहत करो कि तुम्हारी इन हरकत में कौन कौन सी बरकत पोशीदा है। वही गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, वैदान ये तो हो सकता है तुम्हें मेरी कहानी सुनने में कोई खास दिलचस्पी ना हो, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हारी दास्तान सुनने के लिए बेताब हूँ। वो तुमने इसका मुझसे वादा भी कर रखा है। वो एक लम्हे को खामोश होकर ऐसी नजर से मुझे देखने लगी जैसे निगाही जबान में पूछ रही हो, अपना वादा याद है ना? फिर उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, लाहौर में मेरी जिंदगी अनगिनत खतरात में घिरी हुई है। मेरा दुश्मन नंबर 1 हिकमत यार शिकारी कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघता फिर रहा है। तुम्हारे दोस्त फरीद पाशा की कोठी में रोपोश थी तो कदरे इत्मीनान था, लेकिन वहाँ जो खून चुका वाकयात पेश आए और अज़ाबाद तुम सद्दफ के साथ कराची चले आए, इन हालात ने मुझे इंतहाई गैर महफूज कर दिया था। हाँ, जाकर मेरी समझ में यही आया कि मैं भी कराची चली जाती हूँ। उसके बाद इनायतुल्लाह बाजवा के पास जाने का आइडिया मेरे जहन में आया। भला वो फरीद पाशा का, उसने मेरी बात सुन ली और मुझे बाजवा के साथ कराची आने का मौका मिल गया। बात के इख्तिताम पर उसने अपने लबों और आंखों को ऐसी जुम्बश दी जिससे जाहिर होता था वो अपने दिली तासरात को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पहले भी महसूस किया वो वैसी नहीं थी जैसी नजर आती थी, वो बहुत गहरी लड़की थी। मैंने कहा, फरीद पाशा एक यार बाश आदमी है और मेरे लिए जान छिड़कता है। उससे तुमने क्या बातें की ये तो मैं उससे पूछ लूंगा। बहरहाल तुम इतनी सीधी और भोली नहीं हो जैसी सूरत और बातों से नजर आती हो।
वो मेरी तवज्जो हटाने के लिए मौजू को बदलते हुए बोली, तुम्हारी वो डॉक्टर दोस्त नजर नहीं आ रही क्या? कराची पहुंचने के बाद उसने अपनी राह अलग कर ली है? वहां तो वो बहुत चिपकी चिपकी चल रही थी। जरगुल की बातों में सद्दफ के लिए एक वादे हसद झलकता था और मेरे लिए ये खासी तशवीशनाक बात थी। मेरे साथियों को एक दूसरे पर रश्क करना चाहिए था, हसद नहीं। हसद और रश्क में बहुत मामूली सा फर्क है। दोनों की जार के लिए इंसान का लहजा बदल जाता है, अल्फाज वही रहते हैं। बहरहाल हसद करने वाला महज अपना खून जलाता है क्योंकि ये एक मनफी जज्बा है, जबकि रश्क करने वाला अपने मुस्बत जज्बात की जार से हकीकी मुसर्रत से रोशनास होता है। मैंने इस मासूम सूरत शरीर पश्तून दोशीजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी तरह के लिए अर्ज है सद्दफ मेरे साथ कराची नहीं आई, वो लाहौर ही में रुक गई है। फिर कबल इसके कि वो कोई सवाल के लिए लब कुशाई होती मैंने तंबी लहजे में कहा, अब इस बहस में ना पड़ जाना कि वो लाहौर में क्यों रुक गई। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि फौरन दूसरे बेडरूम में जाकर गहरी नींद के मजे लूटो। ओके मैं जा रही हूँ। वो दिल लावेद अंदाज में मुस्कुराई और शब बखैर कहकर मुलिका बेडरूम में चली गई। सरगुल को मेरी अमली जिंदगी में शरीक हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। अब तक उसने एक अच्छे वफादार दोस्त की तरह एक्ट किया था, लेकिन मैं लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ से मुतमईन नहीं था। यह बात नहीं कि मैं उसकी दोस्ती या वफा पर शक कर रहा था, बल्कि मेरे एहसासात मुझे सिर्फ इसलिए उलझा रहे थे कि मैं उसके पस मंजिर से वाकिफ नहीं था। इसलिए वो कभी मुझे कुछ नजर आती और कभी कुछ और दिखाई देती। अगर मैं उसकी दास्तान को तफसील से सुन लेता तो मेरा ये मुतामलाना एहसास ज़ायल हो सकता था। मैंने सोचा कुछ भी हो मैं कल इतना वक्त जरूर निकालूंगा कि जरगुल के मादी और हाल से आगाही हासिल कर लूं। मुस्तकबिल का हाल सिर्फ खुदा जानता है और किसी इंसान को इस जानकारी के चक्कर में पड़कर अपने मादी और हाल को दाव पर नहीं लगाना चाहिए।